नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम क्लासेज में पुनः आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में मैं ज्योग्राफी के बेसिक्स कुछ पॉइंट आपके सामने क्लियर करना चाह रहा हूँ, मैं क्लियर करूँगा। हालांकि इसके संबंध में पूर्व में मैंने एक वीडियो बनाया है, परंतु छात्रों के द्वारा आपके पुनः अनुरोध पर आज मैं पुनः इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि ज्योग्राफी के बेसिक्स पॉइंट में हम लोग आज क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ग्लोब क्या है, इसकी क्या विशेषताएँ हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है आधारभूत संदर्भ बिंदु। आधारभूत संदर्भ बिंदु मतलब ग्लोब पर जो भी बेसिक्स पॉइंट हैं जिसके आधार पर एरिया का, जिसके आधार पर अन्य विशेषताओं का आकलन किया जाता है, अक्षांश देशांतर रेखाओं को ज्ञात किया जाता है, तो उसे आधारभूत बिंदु कहा जाता है। तो वो क्या है, गोलार्ध किसे कहते हैं, अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखा क्या है, सहअक्षांश किसे कहा जाता है, देशांतर रेखा क्या है, प्रतिध्रुवस्थ बिंदु क्या है, भूग्रिड क्या है, गोर और कटिबंध क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, देशांतर और समय मतलब समय का आकलन, किसी प्लेस के समय का आकलन ग्रीनविच रेखा के संदर्भ में या मानक देशांतर रेखा के संदर्भ में कैसे किया जाता है उसको हम लोग समझेंगे। इसके अलावा मानक देशांतर रेखा कौन सी है और उसके आधार पर फिर मानक समय और स्थानीय समय क्या होता है, इन पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ग्लोब। ग्लोब किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप समझिए यह है ग्लोब। तो ग्लोब को अगर हम परिभाषित करेंगे तो सबसे पहले हम कहेंगे कि पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप को, एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ को ही हम लोग कहते हैं ग्लोब। एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का जो वास्तविक क्षेत्रफल है और जो उसका आकार है वह ग्लोब के द्वारा सबसे अधिक अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोब क्या है तो आप बताएंगे ग्लोब इज एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ, या पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप को ग्लोब कहा जाता है। यह ग्लोब जो है कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा के एक शब्द ग्लोबस, किससे लिया गया है, ग्लोबस से लिया गया है। ग्लोब जो है लैटिन भाषा के एक शब्द ग्लोबस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्फीयर मतलब गोल। क्लियर है। तो ये जो ग्लोब है वर्ल्ड में सबसे पहले जो ज्ञात ग्लोब की जानकारी आई, यानी फर्स्ट नोन ग्लोब जो है वह स्ट्रैबो महोदय के द्वारा बनाया गया था। एक भूगोलवेत्ता थे स्ट्रैबो, उनके द्वारा विश्व का पहला ज्ञात ग्लोब बनाया गया था और यह इनके द्वारा बनाया गया था 150 बीसी में, मतलब 150 ईसा पूर्व ग्लोब का सबसे पहले नामकरण, ग्लोब को सबसे पहले निर्मित किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट वेल नोन ग्लोब किसे कहा जाता है, फर्स्ट नोन ग्लोब कौन सा है, तो स्ट्रैबो महोदय के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था, 150 ईसा पूर्व में बनाया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में उपलब्ध सबसे आइडियल ग्लोब या सबसे पुराना ग्लोब कौन सा है हमारे पास, तो उस ग्लोब का नाम है अर्डफिल। क्या नाम है, अर्डफिल। वर्तमान में उपलब्ध जो सबसे पुराना ग्लोब है इसका नाम है अर्डफिल, जिसे मार्टिन बेहिम महोदय के द्वारा, जर्मन मानचित्रकार थे मार्टिन बेहिम, ध्यान देंगे, जर्मन मानचित्रकार मार्टिन बेहिम के द्वारा इस ग्लोब को बनाया गया था, जिसका निर्माण इनके द्वारा 1492 ईस्वी में किया गया। 1492 ईस्वी में किया गया। तो अभी हम लोग क्या क्या डिस्कस किए कि ग्लोब क्या है, एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ है, यानी पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप को ग्लोब कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्फीयर, मतलब यह लैटिन भाषा के शब्द ग्लोबस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्फीयर। फर्स्ट नोन ग्लोब जो था वह स्ट्रैबो महोदय के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था, 150 बीसी में बनाया गया। और वर्तमान में जो उपलब्ध सबसे पुराना ग्लोब है इसे अर्डफिल महोदय के द्वारा, अर्डफिल ग्लोब कहा जाता है, जिसे मार्टिन बेहिम द्वारा 1492 में बनाया गया था। इसे नूनबर्ग टेरेस्ट्रियल ग्लोब भी कहा जाता है। अर्डफिल ग्लोब को नूनबर्ग टेरेस्ट्रियल ग्लोब के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जर्मनी के नूनबर्ग के रहने वाले थे। क्लियर है। अब इसी के संदर्भ में आपसे दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि आधारभूत संदर्भ बिंदु क्या है। तो मान लीजिए कि यह ग्लोब है, तो ग्लोब पर कोई भी प्लेस जो होता है वह उसका मिडिल पॉइंट होता है। जैसे ग्लोब पर हम कहीं भी कोई पॉइंट रखें, यह पॉइंट रखें, यह पॉइंट है, यह पॉइंट है, यह पॉइंट, कोई भी पॉइंट उसका मिडिल पॉइंट होता है। क्लियर है। तो
किस आधार पर ग्लोब पर किसी स्थान को लोकेट किया जाएगा, उसके लिए सबसे पहले हमको बेसिक्स आधारभूत संदर्भ बिंदु जानेंगे। तो 3 महत्वपूर्ण आधारभूत संदर्भ बिंदु हैं। एक पृथ्वी का केंद्र, दूसरा यह बिंदु जिसे हम नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं, और यह है साउथ पोल। तो यह बेसिक आधारभूत संदर्भ बिंदु है। ग्लोब के 2 बेसिक आधारभूत संदर्भ बिंदु है। कौन सा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और तीसरा है पृथ्वी का केंद्र। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ग्लोब के कौन कौन से आधारभूत संदर्भ बिंदु हैं, तो आप बताएंगे मुख्य रूप से नॉर्थ पोल, साउथ पोल और पृथ्वी का केंद्र, जिसके आधार पर ग्लोब पर अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है और उसके बाद अक्षांश रेखाओं को खींचा जाता है ग्लोब पर, ताकि किसी प्लेस को ग्लोब पर लोकेट किया जा सके। ठीक है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है गोलार्ध। गोलार्ध को इंग्लिश में कहा जाता है हेमिस्फेयर। तो ध्यान देंगे कि एक ग्लोब है, तो ग्लोब को आधा कर दिए तो गोला का आधा ही गोलार्ध कहा जाता है। तो ग्लोब का बीच का जो पॉइंट है, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री, या यह विषुवत रेखा है। इसके उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण के भाग को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो अक्षांशीय दृष्टि से ग्लोब के 2 गोलार्ध हैं। कौन कौन? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन अगर देशांतरीय बात किया जाए तो ग्लोब के पुनः 2 गोलार्ध होते हैं। एक होता है यह पूर्वी गोलार्ध, इसकी इधर यह 0 डिग्री की देशांतर रेखा है। इसके अभी हम बताएंगे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या है। पहले अभी समझ लिए कि यह 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, जिसके इधर के भाग को पूर्वी गोलार्ध और इसके भाग को, इधर के भाग को पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम पूर्ण रूप से देखें तो ग्लोब के 4 भाग, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो गोलार्ध मतलब शाब्दिक अर्थ है गोला का आधा। ठीक है। अब हम अगले महत्वपूर्ण पॉइंट पर आते हैं। व्हाट इज लैटिट्यूड? अक्षांश किसे कहते हैं? तो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब आपसे अक्षांश पूछा जाता है तो आप लोगों के द्वारा अक्षांश रेखा की परिभाषा दी जाती है, लेकिन अक्षांश क्या है वो हम समझते हैं। आइए क्या है, देखिए ग्लोब का कोई भी बिंदु, अभी हम बताएं कि ग्लोब का कोई भी बिंदु उसका मिडिल पॉइंट होता है। ये ग्लोब है, इसका कोई भी पॉइंट, यह मिडिल पॉइंट है, यह भी मिडिल पॉइंट है, यह मिडिल पॉइंट। अब सिंपल सा देखिए, यह ग्लोब है। ठीक है। अब हम कहीं भी कोई भी बिंदु रखेंगे तो उसका मिडिल पॉइंट होगा। यह भी मिडिल पॉइंट है, यह भी मिडिल पॉइंट है, यह भी मिडिल पॉइंट है। कोई भी प्लेस, गोला का कोई भी प्लेस, कोई भी बिंदु उसका मिडिल पॉइंट होगा। तो अब हम ज्योग्राफी में कैसे भी किसी भी प्लेस को हम लोकेट कर सकते हैं कि यह प्लेस ग्लोब पर कहाँ है। कैसे हम बताएंगे कि ग्लोब पर यह भाग जो है वह किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको जानने के लिए ग्लोब पर अक्षांशों का निर्धारण किया गया। तो कैसे अक्षांशों का निर्धारण किया गया? तो ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी का यह सेंटर पॉइंट और इसके आधार पर एक रेखा जो खींची गई, यह 0 डिग्री की रेखा है। ठीक है। तो अक्षांश को कैसे निर्धारित किया गया कि ग्लोब पर कोई भी बिंदु, यह बिंदु, कोई भी बिंदु और पृथ्वी के केंद्र के संदर्भ में उसकी जो कोणीय दूरी होती है उसे ही हम कहा जाता है, उसे हम कहते हैं अक्षांश। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री है, यहां से एक हम एंगल बनाएं तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया? 90 डिग्री का। मतलब यह भाग जो है 90 डिग्री है। ठीक है। यहां से यहां तक 90। अगर यह प्लेस 45 डिग्री का है तो इसको पॉइंट को मिलाते हुए अगर हम रेखा खींचे तो यह 45 डिग्री की जो कोणीय दूरी हो गई। ठीक है। तो यह प्लेस जो है 45 डिग्री, इधर भी 45 आएगा इस आधार पर 45 डिग्री। चूंकि यह 0 डिग्री है, इसके ऊपर के भाग को नॉर्थ कहते हैं, इसके दक्षिण के भाग को साउथ। तो समान अक्षांशों को मिलाते हुए जब हम रेखा खींचेंगे तो इसे ही हम कहते हैं अक्षांश। लेकिन अक्षांश क्या है? ग्लोब पर कोई भी बिंदु और विषुवत रेखा के संदर्भ में या पृथ्वी के केंद्र के संदर्भ में जो उसकी कोणीय दूरी है उसे ही कहा जाता है अक्षांश। यह कितने डिग्री का अक्षांश हो गया? 45 डिग्री नॉर्थ। क्लियर है? तो इसको हम फिर से एक बार आपको बता रहे हैं कि अक्षांश क्या है। तो ध्यान देंगे, फिर से इसको समझ लीजिए कि ग्लोब पर कोई भी बिंदु और पृथ्वी के केंद्र के संदर्भ में उसकी कोणीय दूरी, पृथ्वी के केंद्र के संदर्भ में उसकी कोणीय दूरी, मान लीजिए कोण है 45 डिग्री का, तो यह कोणीय दूरी है 45 डिग्री नॉर्थ। क्लियर है? तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ग्लोब पर कोई भी स्थान और पृथ्वी के संदर्भ में उसकी जो कोणीय दूरी है उसे ही हम कहते हैं अक्षांश कहा जाता है। क्लियर है? अब अक्षांश रेखा क्या है? ध्यान देंगे,
समान अक्षांशों को मिलाते हुए, जैसे 45 डिग्री है तो समान अक्षांशों को मिलाते हुए पूरब से पश्चिम की ओर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है ग्लोब पर और एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करते हैं जो ग्लोब के चारों ओर खींची गई है, इसे ही कहा जाता है अक्षांश। आप देख सकते हैं ग्लोब पर, जैसे मान लीजिए कि यह रेखा 0 डिग्री की है तो देखिए 0 डिग्री की रेखा जो है ग्लोब के चारों ओर है। क्लियर है? तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि समान अक्षांशों को मिलाते हुए समान अक्षांशों को मिलाते हुए ग्लोब के चारों ओर खींची गई जो काल्पनिक रेखा है जो एक पूर्ण वृत्त बना रही है, इसे ही हम कहते हैं अक्षांश। अब समझ लिए अक्षांश के संदर्भ में कौन कौन सा पॉइंट है। पहला कि यह एक काल्पनिक रेखा है। अक्षांश रेखा कैसे है? काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब पर खींची गई है, मानी गई है। दूसरा, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। तीसरा, पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है, पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। तो समान अक्षांशों को मिलाते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा जो एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है अक्षांश रेखा के नाम से जानी जाती है। क्लियर है? अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, कुल संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है। जैसे फॉर एग्जांपल यह 181 है, जैसे यह 0 डिग्री है। क्लियर है? यहाँ से ऊपर क्यों गए तो यह 90 डिग्री, जिसे हम 90 डिग्री नॉर्थ पोल भी कहते हैं, यह भी 90 डिग्री साउथ पोल। क्लियर है? तो 90 प्लस 90 180 प्लस 0 डिग्री की जो रेखा है यह एक मानेंगे तो 90 प्लस 90 प्लस 1 181। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 181। हालांकि कहीं कहीं आपको किसी किसी बुक में ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 भी दिखाई देगी और कहीं कहीं 179 भी। 180 क्यों? क्योंकि कुछ भूगोलविद्ता जो हैं वह 0 डिग्री को अक्षांश रेखा नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि 0 डिग्री कोई एंगल नहीं है तो यह अक्षांश रेखा कैसे हो जाएगी। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि 0 डिग्री की जो रेखा है उसे ग्रेट सर्कल कहा जाता है, बृहत अक्षांश वृत्त भी कहा जाता है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। तो यहाँ पर हम इसको काउंट करते हैं तो यह अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 हो जाती है। कुछ भूगोलविद्ता जो है वह 90 डिग्री नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अक्षांश वृत्त रेखा नहीं मानते, वह बोलते हैं कि यह एक बिंदु के रूप में है। तो बिंदु के रूप में तो रेखा कैसे हुई? तो फिर 90 डिग्री नॉर्थ पोल और साउथ पोल है क्या फिर? क्लियर है? तो वे क्या करते हैं, वे 181 में 2 माइनस कर दिए, 90 डिग्री नॉर्थ पोल और साउथ पोल को माइनस कर दिए तो 179 हो गया। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 181। क्लियर है? अब यहां पर फिर एक क्वेश्चन आता है कि ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कुछ तो होके कितनी दूरी है। जैसे एक ग्लोब है, ये 0 डिग्री का है, यह 1 डिग्री है, 0 डिग्री 1 डिग्री। तो ये जो डिग्री का डिफरेंस है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो आप मानकर चलिए कि दो अक्षांश ग्लोब पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है सामान्यतः 111 किलोमीटर होती है। वो 111 किलोमीटर है। ग्लोब पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। लेकिन इसमें से अगर हम सारी अक्षांश रेखाओं को ग्लोब पर खींच दे 181 को तो ग्लोब क्या होगा, पूरा ग्लोब ब्लैकिश हो जाएगा, पूरा ग्लोब काला हो जाएगा, फिर इसमें कुछ भी दिखाने के लिए अतिरिक्त जगह नहीं बचेगा। इसलिए क्या किया गया कि ग्लोब पर कुछ प्रमुख देश अक्षांश रेखाओं को निर्धारित करते हुए खींचा गया है, जिसे आप जानते हैं अलग अलग नामों से। जैसे ये ग्लोब है, यह 0 डिग्री की रेखा है, यह 23.5 डिग्री है नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यह 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, यह 66.5 डिग्री, यह 90 डिग्री, ठीक है। उसी तरीके से दक्षिण में यह 66.5 डिग्री है, यह 90 डिग्री है। तो ये प्रमुख अक्षांश रेखाओं को ग्लोब पर दिखाया जाता है। इसमें से 0 डिग्री की जो रेखा है इसे कहा जाता है इक्वेटर, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा इक्वेटर, या चूंकि पृथ्वी के बीचों बीच है इसलिए इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है इसको कहा जाता है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और 23.5 डिग्री साउथ में जो है इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा, ठीक है। 66.5 डिग्री की जो रेखा है
उत्तर में, इसका नाम है आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त, क्योंकि यह रेखा जो है आर्कटिक महासागर के चारों ओर खींची गई है, इसलिए उसी के नाम पर इसका नाम दे दिया गया आर्कटिक वृत्त। और 66.5 डिग्री दक्षिण में जो है यहाँ पर एक अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो उसके नाम पर इसका नाम पड़ा अंटार्कटिका सर्कल, अंटार्कटिक वृत्त। क्लियर है? 90 डिग्री, इसे 90 डिग्री नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, और यह 90 डिग्री साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। तो ग्लोब पर इन्हीं प्रमुख अक्षांश रेखाओं को दिखाया जाता है, जिसको आप मेमोराइज कर लेंगे। 0 डिग्री को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक रेखा, 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल। तो ग्लोब पर यही प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। इनमें से यह 0 डिग्री की जो रेखा है यह सबसे बड़ी है, इसलिए इसको नाम दिया गया ग्रेट सर्कल, जिसकी लंबाई है 40,076 किलोमीटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है, तो यह इसकी लंबाई है 40,076 किलोमीटर। क्लियर है? एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि ग्लोब पर जैसे जैसे हम उत्तर से, विषुवत रेखा से उत्तर और विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि अक्षांश रेखाओं की दूरी जो है, अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है वह कम होती जा रही है। जैसे यहाँ पर जो लंबाई है वह यहाँ पर आए तो कम हो गई, और ऊपर गए तो और कम हो गई, और ऊपर गए तो और कम हो गई, यहाँ पर बिंदु के रूप में है। इसी तरीके से दक्षिण में वही स्थिति है। तो हम कहते हैं कि ग्रेट 0 डिग्री जो है वो ग्रेट सर्कल है, पूर्ण वृत्त है, बृहत वृत्त है, और अन्य अक्षांश रेखाएं जो हैं वो लघु वृत्त का निर्माण करती है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि यह जो दूरी है ग्लोब पर, विषुवत रेखा की जो दूरी है 0 डिग्री पर, जो लंबाई है वह लंबाई जो है कहां पर आधी हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री जो अक्षांश रेखा की जो लंबाई है वह विषुवत रेखा की तुलना में आधी हो जाती है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग समझ गए अक्षांश रेखा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है। क्लियर है? 111 किलोमीटर। विषुवत रेखा जो है सबसे बड़ी रेखा है, अन्य रेखाएं जो पूर्ण बृहत वृत्त बनाती हैं, अन्य अक्षांश रेखाएं लघु वृत्त बनाती हैं। क्लियर है? तो अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वह हम आप लोगों को बताएं। अब इसी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने आता है कि को लैटिट्यूड क्या है। ध्यान देंगे, इससे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का को लैटिट्यूड क्या होगा। को लैटिट्यूड यानी सह अक्षांश क्या होगा। मान लीजिए कि अगर आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है बताइए आप, ये 23.5 डिग्री है, ठीक है, यह 23.5 डिग्री ऊपर में एक रेखा है जो यह 40 डिग्री रेखा, 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश का कोल लैटिट्यूड या स अक्षांश क्या होता है। तो पहले हम समझेंगे कि स अक्षांश किससे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी भी अक्षांश का 90 डिग्री से अंतर ही उसे सह अक्षांश के रूप में जाना जाता है। 90 डिग्री से अंतर, जैसे यहां पर 40 डिग्री आपसे पूछे दिया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम अक्षांश रेखा की दूरी कितनी है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ 50 डिग्री। तो 40 डिग्री का सह अक्षांश जो होगा वह 50 डिग्री की रेखा होगी। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा कि कोल लैटिट्यूड में नॉर्थ और साउथ नहीं लिखा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश का सह अक्षांश क्या होगा, तो आपसे बताएंगे 50 डिग्री। सिर्फ इतना ही कहना है। तो आप फिर से समझिए कि सह अक्षांश क्या होता है। तो किसी अक्षांश का 90 डिग्री से अंतर ही सह अक्षांश कहा जाता है। यहां पर आपको बता दिए कि सह अक्षांश कैसे निकाला जाता है। अब यहां पर पुनः एक पॉइंट आपके लिए है कि अक्षांश जब हम कहते हैं तो कहीं कहीं जिक्र आता है, जब कुछ पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में हम देखते हैं उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। तो ग्लोब पर 3 अक्षांशीय क्षेत्र होते हैं, उच्च, मध्यम और निम्न। तो किसको निम्न कहेंगे, किसको उच्च कहेंगे और किसको मध्यम कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ग्लोब पर 0 डिग्री से 30 डिग्री, 0 डिग्री से 30 डिग्री दोनों गोलार्ध में यह जो क्षेत्र होता है इसे कहते हैं निम्न अक्षांश, लो लैटिट्यूड क्षेत्र, निम्न अक्षांश क्षेत्र। 30 डिग्री से 60 डिग्री का जो क्षेत्र होता है दोनों गोलार्धों में उसे कहा जाता है मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, और 60 डिग्री से 90 डिग्री का जो क्षेत्र है उसे कहा जाएगा उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। जैसे यहां पर आप समझिए, ये ग्लोब है 0 से 30, यह जो क्षेत्र हो गया इसे कहते हैं निम्न अक्षांशीय क्षेत्र।
विषुवत रेखा से 30 डिग्री, यानी 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, यह हो गया निम्न अक्षांश क्षेत्र। 30 से 60 डिग्री का जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है मध्य अक्षांश क्षेत्र। ग्लोब पर दोनों गोलार्धों में यह मध्य अक्षांश क्षेत्र हो गया। और इसके बाद ऊपर का जो क्षेत्र है यह उच्च अक्षांश क्षेत्र हो गया, 60 से 90 डिग्री तक का क्षेत्र, यह हो गया उच्च अक्षांश क्षेत्र। क्लियर है? तो अक्षांश के 3 भाग, तीनों को हम आपको बता दिए। अब इसी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, देशांतर रेखा किसे कहते हैं। तो जैसे अभी हम बताएं कि ग्लोब पर ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं, अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली, ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है, अक्षांश रेखा के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन देशांतर रेखा क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं जो दोनों ध्रुवों को मिलाती है, यह नॉर्थ पोल है, यह साउथ पोल है, दोनों ध्रुवों को मिलाती है और एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। ध्यान दीजिएगा, अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है और एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है, क्योंकि सभी अक्षांश रेखाएं पोल पर जाकर मर्ज हो जाती हैं। क्लियर है? तो देशांतर रेखा किसे कहा जाता है, तो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं जो एक दोनों ध्रुवों को मिलाती है और एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है, देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? यहां पर फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। तो चूंकि एक वृत्त ही 360 डिग्री का होता है, इसलिए ग्लोब पर अक्षांश देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360। यह 0 डिग्री की रेखा जिसे ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, इसे प्रधान देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसके इधर जो है 180 डिग्री और इसके इधर 180 डिग्री, 180 प्लस 180 360। क्लियर है? तो ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 360। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लोब पर सभी डिग्री की देशांतर रेखाएं 2-2 होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि यह 0 डिग्री की रेखा है, ठीक है, इसके इधर 15 डिग्री है, तो इसके इधर भी 15 डिग्री है, 15 डिग्री ईस्ट 15 डिग्री वेस्ट। लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये जो देशांतर रेखाएं ग्लोब पर सिंगल होती हैं, यह तो 2 देशांतर रेखाएं सिंगल हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री, बाकी सभी देशांतर रेखाएं 2-2 होती हैं। क्लियर है? इसमें फिर एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए है, जैसे कि अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में मैंने बताया कि ग्लोब पर 0 डिग्री की जो रेखा होती है, अक्षांश रेखा सबसे बड़ी होती है, अन्य अक्षांश रेखाएं जो हैं लघुवृत्त होती हैं। लेकिन यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई की होती, कोई भी बड़ी और छोटी नहीं होती, सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। इसके अलावा ये अर्धवृत्ताकार होती है, जबकि अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती हैं। क्लियर है? फिर एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए है इंपॉर्टेंट कि ग्लोब पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। जैसे यह ग्लोब है, इसमें एक यह है 0 डिग्री, यहाँ दूसरा 1 डिग्री, तो यह भी दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है। ग्लोब पर 2 देशांतर रेखाओं की संख्या भी 111 किलोमीटर है। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए यह है कि जैसे ये 0 डिग्री की रेखा है देशांतर रेखा और यह 0 डिग्री की रेखा है विषुवत रेखा। अब यहां देखेंगे कि अलग अलग अक्षांश रेखाओं पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी क्रमशः अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 0 डिग्री पर यह जो दूरी है यह यहां पर कम हो गई और ऊपर गए और कम और कम और कम और यहां आकर के 0 हो गई। ठीक है, तो जैसे जैसे हम 0 डिग्री से उत्तर और दक्षिण जाते हैं, ग्लोब पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी कम होती जाती है। कहां पर यह दूरी आधी हो जाती है, यूपीएससी में पुनः पूछ दिया है कि किस अक्षांश रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी आधी हो जाती है, तो वह होती है 60 डिग्री पर। 60 डिग्री की अक्षांश रेखा पर यह जो दूरी है यह विषुवत रेखा की आधी हो जाती है। और कहां पर 0 हो जाती है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर। यहां समझेंगे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ग्लोब का वह क्षेत्र है जो नो टाइम जोन के रूप में जाना जाता है। नो टाइम जोन, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ग्लोब पर कौन सा 2 क्षेत्र ऐसा है जो समय रहित क्षेत्र है, वहां घड़ियां काम नहीं करती है, तो वह नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्यों? क्योंकि देशांतरों की सहायता से समय का आकलन किया जाता है और हर स्थान ग्लोब का किसी न किसी देशांतरीय क्षेत्र में होता है। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं वहां पर 360 के 360 देशांतर रेखाएं जाकर मर्ज कर जाती हैं।
तो वहां पर किसी भी देशांतर रेखा को नहीं माना जाता और उसे नो टाइम जोन के रूप में जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 60 डिग्री पर आधी और पोल पर शून्य हो जाती है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण देशांतर रेखा यह 0 डिग्री की है और 180 डिग्री की देशांतर रेखा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम समझेंगे डिटेल कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, इसके सारे कैसे समय का और तिथि का आकलन किया जाता है, यह हम समझेंगे अगली क्लास में। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं। क्लियर है? अब इसी से महत्वपूर्ण आज की वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है वह है एंटीपोडल पॉइंट। एंटीपोडल का क्या होता है? ग्लोब का विपरीत बिंदु। जैसे फॉर एग्जांपल यह है नॉर्थ पोल, ठीक है। तो यहां से एक कील गई, काल्पनिक अक्ष जो है वो कहां निकल रही है? तो सीधे यहां। तो इसका जो विपरीत बिंदु है यह बिंदु हो गया। उत्तरी ध्रुव का विपरीत बिंदु कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव। लेकिन यहां पर तो यह तो निडल है जो स्पष्ट रूप से बता दे रहा है कि उत्तरी ध्रुव का विपरीत बिंदु है दक्षिणी ध्रुव। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यहां से अगर कोई कील आर पार डाला जाए तो वह कहां पर निकलेगा? तो जहां निकलेगा वही उसका एंटीपोडल पॉइंट हो गया, प्रति ध्रुवस्थ बिंदु। तो हम कैसे जानेंगे कि कितने डिग्री अक्षांश का एंटीपोडल पॉइंट क्या होता है? जैसे एग्जांपल यूपीएससी फिर से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड का एंटीपोडल पॉइंट क्या होगा? प्रति ध्रुवस्थ बिंदु क्या होगा? 90 डिग्री, मान लीजिए 90 डिग्री है तो 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड का प्रति ध्रुवस्थ बिंदु क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, प्रति ध्रुवस्थ बिंदु कैसे ज्ञात किया जाता है कि किसी भी देशांतर रेखा जो जिसका पूछा जा रहा है उसको हम 180 डिग्री, चूंकि अक्षांश देशांतर रेखाओं का जो मैक्सिमम जो होता है वह 180 डिग्री तक है, तो 180 से उसको माइनस कर देंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड का एंटीपोडल क्या है, तो 180 माइनस 90 तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यहां ईस्ट है तो यहां वेस्ट लिखा जाएगा। तो 90 डिग्री ईस्ट का एंटीपोडल 90 डिग्री वेस्ट हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए बताइए 70 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड का एंटीपोडल पॉइंट क्या है, तो आप क्या निकालेंगे? 180 डिग्री माइनस 70 इक्वल टू कितना हो गया? 30 और 180 110। 110 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है यह इसका एंटीपोडल पॉइंट हो गया। अर्थात ग्लोब का प्रतिध्रुवस्थ बिंदु ही एंटीपोडल पॉइंट है, जिसका आकलन हम 180 डिग्री से घटाने के बाद संबंधित अक्षांश जो जिसका दिया गया है उसे 180 से माइनस करने के बाद जो पॉइंट होता है, जो कैलकुलेट होकर आता है, उसे ही कहते हैं एंटीपोडल पॉइंट। तो अगले वीडियो में मैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को क्लियर करूंगा, जिसमें भूग्रिड है, गोरे और कटिबंध है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है, देशांतर और समय क्या है, मानक देशांतर रेखा किसे कहते हैं, स्थानीय समय क्या है और मानक समय। तो अगला वीडियो में इन पॉइंट को क्लियर मैं कर दूंगा, तो आपकी ज्योग्राफी के सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद।